हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर। जहां पर अपनी साइंस की जो पीछे की क्लास आई थी उसमें हमने गोलीय दर्पण से कंप्लीट प्रतिबिंब निर्माण कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। आज की क्लास में हम उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को समझेंगे। बोले सर समझोगे क्या, उसको तो रटना होता है? नहीं, हम उनको भी समझेंगे कि भाई इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों हुआ, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद में हम समझेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बाद में अपना लास्ट टॉपिक होता है परावर्तन का दर्पण, दर्पण सूत्र और आवर्धन। ओके, फिर हम अपवर्तन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपयोग, यानी अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग। और उपयोग में भी सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के यूजेस। ठीक है, अवतल दर्पण का पहला उपयोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में। क्यों होता है वो भी बताऊंगा। टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन के अग्रदीपों में। अग्रद्वीपों का मतलब नहीं समझो तो ये लिख लो, हेडलाइट्स। ओके, मैंने लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, ध्यान रखना ये दर्पण है, यही तो समझना है, दर्पण के उपयोग पढ़ रहे हैं हम। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहन के अग्रदीपों में होता है। आप देखते होंगे या खुद कई बार आपने महसूस किया है कि टॉर्च और सर्च लाइट और वाहन के यानी हेडलाइट, ये नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन पूछा यही जाएगा हिंदी मीडियम को। अगर क्वेश्चन हिंदी मीडियम का बनेगा तो यही बनेगा, वाहन के अग्रद्वीपों में। वैसे भी आप ध्यान रखो, वाहन के अग्रद्वीप आगे वाले हेडलाइट ही होती हैं। ठीक है, टॉर्च देखो, मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ऐसी होती है क्या टॉर्च? बोले हाँ सर, टॉर्च ऐसी ही होती है। और ये बल्ब होता है। बल्ब का मतलब यहाँ से जो लाइट है वो निकलती है। और ये जो साइड में लगा हुआ है ना, देख लो आप, ये वाला, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब आप देख लेना, ये देखो, इसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की ओर है ना, इसीलिए इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अच्छा, मैंने इसी का उपयोग क्यों किया? अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने जब अवतल दर्पण पढ़ा था और इसके बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी, मान लो ये इसका फोकस है। अगर मैं किसी सोर्स को इसके फोकस पर रखूं, मतलब अगर प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएंगी? बोले सर अगर कोई भी प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। अच्छा, ये देख लो सर, पढ़ा था हमने, समांतर हो जाती है। तो भाई साहब सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ कैसे है सर? समझ में नहीं आई। देखो मैं समझाता हूँ, हाँ देखो मैं समझाता हूँ कैसे। हमने जो ये बल्ब लगाया है ना, ये इस अवतल दर्पण के फोकस पर है। कैसे? फोकस पर। क्या है? फोकस पर। यानी अब यहाँ से जो भी लाइट आएगी, यहाँ से यानी इस बल्ब से जो भी लाइट निकलेगी वो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो ये ऐसे आई तो लाइटें क्या हो जाएगी? समांतर। ये ऐसे आई तो लाइटें क्या हो जाएगी? समांतर। सपोज करो ये ऐसे आई तो लाइटें समांतर, ये ऐसे आई तो लाइटें समांतर, ये ऐसे आई तो ये लाइट समांतर, ये ऐसे आई तो ये लाइट समांतर। मतलब आप खुद देख सकते हो कि जो टॉर्च के, फिर जो टॉर्च का जो आगे मतलब जो भी लाइट आएगी वो ऐसे आगे तक जाएगी। सेम सिस्टम सर्च लाइट में होता है और सेम का सेम सिस्टम वाहन के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में होता है।
आई क्या बात, हेडलाइट्स में भी सेम यही सिस्टम होता है। हेडलाइट्स में ऐसे होता है, यहाँ लगा होता है वो बल्ब, देखा होगा आपने। फिर यहाँ से लाइट आएगी वो ऐसे फैल जाएगी, यहाँ से आएगी वो भी ऐसे, यहाँ से आई वो ऐसे, यहाँ से आई वो ऐसे। आई बात समझ में? यानी किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसीलिए हम टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के अग्रद्वीपों में, हेडलाइट्स में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, जो भी मुख्य फोकस पर हैं उनको समांतर कर देगा मुख्य अक्ष के। आई बात समझ में या नहीं आई? बोले सर आपने तो उपयोग भी समझा दिया, तो मेरा काम ही समझाना है। मैं YouTube पर पढ़ाना इसीलिए मैंने YouTube पर पढ़ाना ही इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग होता है सेविंग मिरर। सेविंग मिरर का मतलब सेविंग दर्पण, ऐसे ही पूछा जाएगा। बोले सर सेविंग दर्पण, भाई सेविंग दर्पण मतलब आपका मुंह बड़ा दिखना चाहिए। और एक चीज़ बताओ, हमने जितने प्रतिबिंब बनाए थे उनमें बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही बन रहा था ना। आई बात समझ में? उत्तल दर्पण में तो हर बार छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, पता है, कहीं भी रख लो बिंब को, चाहे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हर बार छोटा ही बनेगा। लेकिन जब हमने अवतल दर्पण बढ़ा था और उसकी एक कंडीशन थी, कौन सी? जब याद करो, अरे याद करो रे, ये था F, ये था P। जब मैंने P और F के बीच में रखा था तो प्रतिबिंब पीछे बना था और बहुत बड़ा बना था और सीधा बना था, आभासी बना था। इसीलिए सेविंग मिरर, यानी सेविंग मिरर में क्या करते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। आई क्या बात समझ में? बोले आ गई सर। बोले सर यही काम तो एक डेंटिस्ट करता है। डेंटिस्ट का मतलब एक वो दांत का डॉक्टर। दांत का डॉक्टर क्या करता है भाई दांत का डॉक्टर दांत को बड़ा देखना चाहता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब हमें किसी भी वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है और दर्पण से देखना है तो हम कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे, हमेशा अवतल दर्पण। क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो हमें कोई भी चीज़ बड़ी दिखाता है। समझ में आई बात में? आप कंफ्यूज मत हो जाना, अवतल दिखाएगा या उत्तल दिखाएगा। अगर आपको अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण याद है ना, मतलब याद का मतलब समझ में आ गए थे ना, तो फिर मेरे हिसाब से आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए उपयोग में, ठीक है। और एक लास्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ कहाँ में, सौर कुकर में। सौर कुकर में या फिर सौर भट्टी में, सौर कुकर या भट्टी में प्रकाश किरणों को एकत्रित करने के लिए, प्रकाश किरणों को एकत्रित करने के लिए। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? देखो अवतल दर्पण आपने पढ़ा था, मतलब जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद है क्या, सबसे पहली कंडीशन थी कि कोई भी किरणें अगर अनंत से आती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं, फोकस बिंदु पे। याद है? इसका मतलब सूर्य का जो प्रकाश है यानी वो अनंत से आ रहा है तो वो कहाँ मिलेगा, फोकस बिंदु पर ही मिलेगा। फोकस बिंदु पर मिलेगा, इसका मतलब हमने प्रकाश को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। इसीलिए एक नाम बता देता हूँ, अवतल दर्पण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब ये किरणों को केंद्रित कर देता है। समझ में आई बात? और किरणों को केंद्रित कर दिया मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसको एक ही केंद्र पर ले आया, इसीलिए इसका उपयोग हम सौर कुकर या भट्टी में करते हैं। आई बात समझ में? इतने में किसी के डाउट है? देख लो, उपयोग भी आपको एकदम याद करवा दिए समझा के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। इतने में मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग है कि उत्तल दर्पण का उपयोग विंग मिरर। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हो? देखो, इसको हम बोलते हैं वाहन के पार्श्व दर्पण में, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जो गाड़ी है, गाड़ी का जो साइड में लगा होता है, साइड में ये वाला, इसमें किसका उपयोग होता है? इसमें उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। और इसीलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोले कैसे सर? चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्या पूछा जाएगा? हिंदी में ये लिख देगा विंग दर्पण। कई बार पूछा भी है, लगभग 23-24 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था। विंग दर्पण के रूप में किस, अरे पिछले वाले साल 26 के एग्जाम में पूछा था, विंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, आराम से पढ़ो। अब भाई उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया? भाई क्वेश्चन तो बनता है ना। आप मेरे को ये बताओ कि हम साइड में मिरर लगाते हैं क्यों हैं? बताओ। साइड में मिरर इसीलिए तो लगाते हैं कि हमें पीछे की चीज़ें दिख जाएं। आई बात समझ में? अब पीछे की चीज़ें दिख जाएं तो पीछे तो चीज़ें बहुत दूर भी हो सकती हैं, बहुत पास भी हो सकती हैं। तो सर इसका क्या मतलब है? जैसे मैं बताता हूँ, आपने उत्तल दर्पण पढ़ा था, अंदर वाली साइड पॉलिश है और बाहर वाला। आप मेरे को एक चीज़ बता दो, यहाँ था फोकस, यहाँ था वक्रता केंद्र। मेरे को एक चीज़ बता दो कि अगर अनंत से कोई भी प्रकाश आता है तो वो कहाँ आ जाता है? फोकस पर। इतनी बात क्लियर है? बोले हाँ सर इतनी बात क्लियर है। हमने पढ़ा था कि भाई अगर अनंत से कोई भी प्रकाश आएगा, यानी अगर कोई चीज़ हमसे अनंत पर है, अनंत का मतलब भाई फोकस दूरी मान लो इसकी 15-20 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए 30 मीटर 15 मीटर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अनंत पर है तो ये फोकस पर बना देगा, लेकिन प्रतिबिंब तो बनाएगा ना, कंफर्म बनाएगा, चाहे वो छोटा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को ये बताओ, इससे जो भी प्रतिबिंब बनेगा, आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब बने उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो आभासी बनता है, और एक मस्ट कंडीशन, वो सीधा बनता है। सीधा बनता है, मैं जोर लगा के बोल रहा हूँ उस पर, आभासी बनता है और सीधा बनता है। मतलब उत्तल दर्पण की ये जो प्रकृति है ना, इसी के कारण इसका उपयोग किया जाता है कि भाई आभासी है और सीधा है। इसीलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस का जो नाम होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये उसको सीधा कर देगा ना। आपने एम्बुलेंस उल्टा लिखा है लेकिन दर्पण तो सीधा कर देगा, इसीलिए एम्बुलेंस नाम उल्टा लिखा जाता है और ये दर्पण उसे सीधा कर देता है। अच्छा सर और क्यों उपयोग किया जाता है? और समझो। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर मुड़ा, मतलब मुड़ा हुआ अंदर की ओर है, मतलब ऐसे। तो मतलब इसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो विस्तृत नहीं हो गया क्या? ये हर प्रकार के बिंब की इमेज बना देगा, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे वो सीधा हो, चाहे मतलब जैसे सपोज करो ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी के यहाँ पे ये दर्पण लगा है ऐसे, तो इस पर यहाँ वाले की भी बिंब बनेगा, सीधे वाले का भी बिंब बनेगा, यहाँ है उसका भी बिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब प्रतिबिंब बना देगा। सपोज करो
अगर मैं यहाँ पर समतल दर्पण ले लेता तो उसका तो एरिया बस इतना ही है, इसके बीच में जो भी बिंब रखा जाएगा वो समतल दर्पण बना देगा, इसीलिए हमने समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया। अब उत्तल दर्पण का तो परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, वक्रित होता है, इसीलिए ये क्या करता है, कहीं से भी कोई बिंब दिखे उसका प्रतिबिंब बना देता है। आई क्या इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है क्या? बताओ मेरे को। ठीक है, इतने में किसी के डाउट है क्या? बताओ मेरे को। नहीं है? चलो अब थोड़ा इसको विस्तृत और एकदम बढ़िया तरीके से दोबारा समझाता हूँ। कैसे सर? देखो मैं बताता हूँ, इसको एक बार इरेज करते हैं। देखो अब इधर देखो मेरे साथ। वाहन के पार्श्व दर्पण में हमने उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया? ऐसी क्या थी हमारे पास जरूरत? पहला, कई कारण लिखाता हूँ। पहला कारण क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कारण, हर बार यहीं से पूछा जाता है। पहला क्या कारण है? पहला कारण ये है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब उत्तल दर्पण क्या करता है? सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गई बात? दूसरा कारण क्या है? उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब समझ में आया क्या? मतलब कि अगर 10 फुट लंबी गाड़ी है ना, तो भी ये रिप्रेजेंट कर देगा उसको इतने छोटे से दर्पण में। सपोज करो अगर मैं समतल दर्पण का उपयोग करता, हाँ आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको समतल दर्पण क्या होता है कैसे, मैंने वहाँ पे स्किप किया था, मेरे को याद है, टेंशन मत लो आप। अगर मैं यहाँ पर समतल दर्पण लेता तो समतल दर्पण तो जितना बिंब होता है, जितनी बिंब की साइज होती है उतनी ही प्रतिबिंब की साइज होती है। कोई 10 फुट का आदमी उसके पास खड़ा हो जाए तो उसका बना देगा क्या प्रतिबिंब? नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है, इसीलिए उपयोग नहीं करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, उत्तल दर्पण का वक्रित परावर्तक पृष्ठ दृश्य क्षेत्र को विस्तृत करता है। दृश्य क्षेत्र को विस्तृत करता है। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट कारण हैं कि हमने उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया पार्श्व दर्पण में। सबसे पहला कारण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा मुख्य कारण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कितना भी बड़ा बिंब हो उसका ये प्रतिबिंब दर्पण पर बना देगा। तीसरी चीज़, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है। इसका मतलब ये हर प्रकार की बिंब को प्रतिबिंब बना देगा। जरूरी नहीं है इसके जो सीध, मतलब इसकी जो परावर्तक पृष्ठ के सीध में है उसी का बनाएगा, ये सब का बना देगा। इतने में किसी के कोई डाउट है क्या? इतना विस्तृत पढ़ा मैंने, सिर्फ 5 लाइन लिखी है उत्तल दर्पण के लिए, सिर्फ 5 लाइन। उन 5 लाइन को आपके लिए मैंने 7-8 मिनट की वीडियो बना दी, कम से, हाँ 5-6 मान लो, 6 मिनट की वीडियो बना दी। अभी भी उत्तल दर्पण में नंबर कटाओगे क्या? अरे अब कटाओगे तो मूर्खों फिर तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, अब हम आगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मतलब 10 मिनट की वीडियो हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। भाई ये क्या है सर जी? देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम आगे दर्पण सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए हम बिंब की दूरी को नेगेटिव लेंगे क्या, पॉजिटिव लेंगे क्या, कैसे लेंगे।
तो उसी के लिए हमने ये एक बनाया है। तो एक चीज़ पहले ही मैं बता दूं जो कि लगभग टीचर मिस कर देते हैं बच्चों को बताने में। देखो, इनसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप दर्पण सूत्र आसानी से समझ जाओगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। और मेरी 100% गारंटी रहेगी कि मैं आपको ये एकदम बेसिक से समझा दूँ। आई बात समझ में? अब एक बार कॉपी को बंद कर दो, रफ को भी बंद कर दो, 5-10 मिनट, मेरे हिसाब से 5 मिनट मेरे साथ एकदम आराम से ये टॉपिक देखो। 5 मिनट मांग रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट। देखो, सबसे पहले तो गोलीय दर्पण परिपाटी मतलब दूरियां देखेंगे, कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे। मान लो मैंने यहाँ बिंब को रखा, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश किधर से आ रहा है? इधर से। हमेशा ध्यान रखना, जिधर से प्रकाश आता है वो दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। अगर आप ये वाली दूरियां लोगे, मतलब आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां लोगे वो पॉजिटिव होती हैं। एक बात में सारी चीज़ें ख़त्म। कैसे सर? देखो, मान लो मैंने यहाँ बिंब को रखा था, ये अपना बिंब है ए बी। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ से हमेशा दूरियां मुख्य अक्ष पर कहाँ से नापोगे आप? जैसे आप वो बनाते हो, क्या बोलते हैं उसको, कार्तीय तल, उसे भी कार्तीय तल ही बोलते हैं, या फिर XY तल बोलते हैं, ठीक है, या फिर चतुर्थांश। उसमें आप दूरियां मेजरमेंट करते हो तो ध्रुव से, मतलब केंद्र बिंदु से करते हो, मूल बिंदु ओरिजिन। यहाँ पर हम ध्रुव बिंदु से निकालेंगे। तो मेरे को बताओ, ध्रुव बिंदु से अगर मैं दूरी निकालूं तो ये जो दूरी है इसे बोलते हैं, ये बिंब है ना, बिंब की दूरी को बोलते हैं U। अभी नाम में रहने दो, बस इतना समझो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। मेरे को बताओ, आपतित प्रकाश इधर से आ रहा है। मैंने एक बात बोली थी कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां हैं, मतलब प्रकाश इस साइड से आ रहा है तो इस साइड की जो दूरियां आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसके ऑपोजिट वाली वो तो नेगेटिव होंगी। अब मेरे को बताओ, प्रकाश इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रही है और आपने बिंब यहाँ रखा तो उसकी दूरी इधर है, मतलब U क्या होगा? U, एक चीज़ ध्यान रखना, U ऑलवेज नेगेटिव। U ऑलवेज नेगेटिव। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? U तो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब जो बिंब की दूरी है, भाई ये बिंब है तो बिंब की दूरी यानी, अरे ये U क्या है मैं बता देता हूँ। U का मतलब मैंने एक नाम ले लिया। जैसे आप नहीं करते क्या, जैसे मैंने यहाँ ध्रुव को P से लिख दिया, तो वैसे ही मैंने जो बिंब की दूरी है उसको U से लिख दिया, ठीक है। तो बिंब की जो दूरी है वो हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि भाई कोई भी बिंब हो वो रखोगे तो आप दर्पण के आगे ही, तो दर्पण के आगे रखोगे तो U तो हमेशा नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ध्रुव के, अब देखो बहुत सारे ऐसे घुमा के लिखा है, ध्रुव के लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव, ध्रुव के राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव। अच्छा, इधर की पॉजिटिव क्यों हुई मेरे को बताओ। इधर देखो मेरे सामने, मेरे को बताओ, जो लाइट है वो इधर से आ रही है, आपने दूरी भी इधर नापी है, तो मेरे को बताओ पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? ये तो सबको पता है सर, पॉजिटिव ही होगी। मैंने एक बात बता भी दी, क्या बता दी? कि आपतित प्रकाश यानी जो आने वाला जो प्रकाश है उसके दिशा में जो दूरियां नापोगे ना आप, वो पॉजिटिव होंगी, उसके ऑपोजिट साइड में जो भी दूरियां नापोगे वो नेगेटिव होंगी। अब आपतित प्रकाश इधर से हैं और ये दूरी भी हमने इधर से नाप ली, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इतने में किसी को प्रॉब्लम? बोले नो सर। बात करते हैं बिंब की साइज की। देखो, बिंब की साइज अगर आप ध्रुव से ऊपर लोगे तो वो होगी पॉजिटिव, वो क्या होंगी? पॉजिटिव। और अगर ध्रुव के नीचे लोगे, मान लो यहाँ पे, तो वो क्या होगी? नेगेटिव। आई क्या बात समझ में? और वैसे अगर आपने मैथ्स में क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश भी पढ़ा है तो भी आप आसानी से कर सकते हो कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताओ, इतने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? यही है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इससे क्वेश्चन ये नहीं बनता कि आप बताओ कि
दर्पण के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती, वैसे रिक्त स्थान बनाने को बना लेगा। जैसे कि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां सदैव डैश डैश होती हैं, तो क्या लिखोगे, ऋणात्मक। दर्पण के दाईं ओर की दूरियां सदैव होती हैं, धनात्मक। ध्रुव से ऊपर मापी गई, ध्रुव के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, ध्रुव के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, हो गया आपका कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ये अगर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको दर्पण सूत्र सबसे ज़्यादा इजी लगेगा, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम रहेगी ना, तो इनमें प्रॉब्लम बहुत आएगी। फिर देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र का मतलब, दर्पण के लिए 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, देखो मैं बताता हूँ। ये इसका ध्रुव है, ये द्वारक, मैंने बिंब रखा, ये बिंब AB, तो बिंब की दूरी को बोलते हैं U। क्या बोलते हैं, U। सपोज करो प्रतिबिंब, बिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बन गया, A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं V। क्या बोलते हैं, V। और एक होती है अपनी फोकस दूरी, एक क्या, ये तो हो गया फोकस, और एक होगी ये फोकस दूरी। 3 ही तो दूरियां होती हैं दर्पण में, 3 दूरियां होती हैं। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को U से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी V से दर्शाएंगे, और जो फोकस दूरी है उसे F से दर्शाते हैं। इन तीनों में एक संबंध होता है, उसे ही दर्पण सूत्र बोलते हैं। देखो क्या होता है वो भी देखो। इन तीनों में संबंध क्या होता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V क्या होती है, V होती है प्रतिबिंब की दूरी। V क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या होती है, बिंब की दूरी। और F तो सभी जानते हैं, फोकस दूरी, शुरुआत से पढ़ रहे हैं फोकस दूरी को। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखें, मेरे को बताओ। सबसे पहले आप बिंब भी तो रखोगे, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले आपने बिंब रखा, तो बताओ U पहले आता है कि V पहले आता है, बोले U पहले आता है ना, U ही तो आता है पहले, तो U पहले आता है, इसीलिए पहले बिंब रखा, तो U इक्वल टू बिंब की दूरी। बाद में प्रतिबिंब बनता है तो V प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी। इतने में किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक मोस्ट चीज़ बताता हूँ कि भैया आपको इनके सिंबल है ना, सिंबल मतलब इनकी दूरियां कैसे पॉजिटिव लोगे कैसे नेगेटिव लोगे, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। मैं सिर्फ फोकस दूरी का बता देता हूँ, बाकी तो हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। फोकस दूरी मेरे को बस इतना बता दो, आपने पीछे इतना चैप्टर पढ़ लिया, मेरे को ये बता दो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनकी फोकस दूरियां बता दो, किसकी नेगेटिव होगी और किसकी पॉजिटिव होगी। मैं ये समझ जाऊंगा आपके चैप्टर समझ में आया था। कमेंट करके बता देना। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आप याद करो, हमेशा अवतल दर्पण में याद करो ना यार, ऐसे यही तो था, इधर थी फोकस से इधर, सॉरी ध्रुव से इधर क्या होती है, नेगेटिव। भाई ये प्रकाश इधर आ रहा है तो इधर वाली दूरी है नेगेटिव, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अच्छा बात करें उत्तल दर्पण की, इसकी फोकस दूरी हमेशा इधर थी, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल तो बनता ही है, न्यूमेरिकल तो आगे मैं करवाऊँगा, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है धनात्मक। आई बात समझ में।
इस पे बेस्ट क्वेश्चन आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है वो आगे की क्लास में करेंगे, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आवर्धन। दर्पण सूत्र समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इस सूत्र को है ना आप आज ईमानदारी से जब भी वीडियो देखो इसको कम से कम मिनिमम 10 बार लिखो। कितनी बार? 10 बार लिखो इसको। 10 बार लिखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से, ये जो फॉर्मूला है आराम से याद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब हम पढ़ेंगे आवर्धन, अपना लास्ट और फाइनल टॉपिक। देखो आवर्धन, आवर्धन का मतलब है ये हमें ये बताएगा कि जो बिंब था, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, कितना छोटा बड़ा है, कितना बड़ा बड़ा है। मतलब ये हमें बताएगा। इसको आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करेंगे। m से क्यों? m का मतलब होता है मैग्नीफाइंग। क्या होता है? मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का मतलब आवर्धन। तो आप खुद बता दो मैग्नीफाइंग क्या होगा, आप खुद ही बता दो मेरे को। बोले ये हमें ये बताएगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। तो सबसे पहले क्या आएगा ऊपर? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलते हैं एच डेस। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई h। अब अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है तो m की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी। समझ में आ रही है बातें? और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज़्यादा है तो m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? तो हमें ये बता देगा कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, बड़ा बना है या छोटा बना है। कितना बड़ा बना है मतलब कितना गुना बना है, ठीक है ना। ये हमें मैग्नीफाइंग बताएगा। एक चीज़ और देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। m बराबर -v/u, ठीक है। ये याद रखना है, आपको पता ही होगा। v तो क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब m 2 प्रकार का हो सकता है। m 2 प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप खुद देखो, ये फॉर्मूला है या फिर इससे कर लो। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर बिंब की ऊंचाई ऊपर है, एक चीज़ सोचो, अगर बिंब की ऊंचाई, इधर देखो, क्योंकि मेरा काम है हर चीज़ समझाना, ना कि रटवाना। रटवाना ही होता तो कोई और प्लेटफॉर्म गणे है। मान लो ये बिंब है, बिंब यानी ये फोकस ध्रुव से ऊपर है तो इसको ले लिया पॉजिटिव। अब अगर प्रतिबिंब नीचे बना, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो ये दूरी हो जाएगी नेगेटिव। ये दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मेरे को बताओ m = प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो रही है? नेगेटिव बट्टा यानी -h डेस, ठीक है। और बिंब की ऊंचाई क्या है? पॉजिटिव यानी +h। ऑल ओवर m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आई? नेगेटिव। और आप जानते हो, आपने इतने सारे प्रतिबिंब बनाए थे, उसमें आपको पता है जब जब बिंब ऊपर था और प्रतिबिंब नीचे आया तो उस कंडीशन में, मतलब देखो नेगेटिव किस में आया? जब बिंब ऊपर था और प्रतिबिंब नीचे था। नेगेटिव का मतलब नीचे था, इसका मतलब उल्टा बना है। उल्टा बना है इसका मतलब वास्तविक बना है। समझ में आ गई बात? आगे जब आप m निकाल लोगे ना सिर्फ, तो m का साइन देख के आप बता सकते हो प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा था कि वास्तविक था। अच्छा, अगर m पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब बिंब ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर बना,
प्रतिबिंब भी क्या बना, ऊपर। समझ में आई बात? बिंब भी ऊपर बना है और प्रतिबिंब भी ऊपर बना है। अब मेरे को बताओ, बिंब ऊपर बना और प्रतिबिंब भी ऊपर बना। ऊपर बना इसका मतलब एच डैश क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, बिंब भी ऊपर है, इसका मतलब एच भी क्या है, पॉजिटिव। ऑल ओवर यहाँ से क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आवर्धन पॉजिटिव होता है तो मेरे को बता दो प्रकृति कैसी होती है प्रतिबिंब की। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कैसी होती है सर? आभासी होता है, नहीं सॉरी, पहले सीधा लिखो ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सीधा होता है और आभासी होता है। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? ये लो, आपका आवर्धन कंप्लीट है। ठीक है, अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है जो मैंने शुरुआत से स्किप कर दिया था कि भाई समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो और करते हैं और फिर वीडियो का एंडिंग करेंगे। लगभग देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये बिंब है, आप हमेशा समतल दर्पण के आगे खड़े होते हो, आपने देखा होगा। जैसे सुबह सुबह आप अपने बालों को सेट करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब कांच के सामने, मतलब मिरर, समतल दर्पण के सामने खड़े होके आप ये डेली देखते हो कि जैसे आप खड़े होते हो, जितनी दूरी, मतलब अगर आप दर्पण से ये दूरी कुछ भी मान लो x है, मैं मान रहा हूँ एज इट इज़, अगर दर्पण से आप x दूरी आगे खड़े हो तो दर्पण से x दूरी पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हो उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। जितनी बिंब की साइज होती है, जितनी बिंब की साइज होती है उतनी ही प्रतिबिंब की साइज होती है। समझ में आई बात? मतलब अगर बिंब की साइज h है तो प्रतिबिंब की साइज भी h ही होगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं अगर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति लिखूं तो वो क्या लिखूंगा? पहली प्रकृति है कि आभासी, सदैव आभासी और सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? दूसरी, बिंब की साइज का प्रतिबिंब, यानी समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का मतलब एक चीज़ गौर की होगी, आप जितना दर्पण में खुद को, भाई दर्पण के आगे जितना आप खुद को देखते हो उतना ही दर्पण में दिखता है। समझा होगा? तीसरी चीज़, दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां सदैव बराबर होती हैं, सदैव बराबर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से नहीं बनते उतने एक समतल दर्पण से बन जाते हैं हर बार। ठीक है, यानी प्रकृति याद रखनी है। याद तो क्या, आपको समझ में आ गई। ये जो रामलाल है, इस रामलाल का प्रतिबिंब देख लो, ये अपना रामलाल है भैया, थोड़े ऐसे हाथ, ठीक है, ये रामलाल है। रामलाल सुबह सुबह डंबल उठा रहा है। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का मतलब जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट होगी। दर्पण से बिंब पर जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब आप मेरे को कुछ, आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? मेरे को बताना m की वैल्यू क्या होगी और मेरे को बताना फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, आपको खुद को सोचना है, बाकी मैं इनके आंसर कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।